Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of your ENT series of lectures, that is acute inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses. Acute inflammatory disorders, right? The very first thing is the boil, nasal boil, जिसको हम फरंकल भी कहते हैं. ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है बेटा? आपको पता है कि ये आपका कुछ इस तरीके से नोज़ होता है, ठीक है. ये नीचे से पैलेट होती है, सही है, और ये पोस्टीरियर नॉस्ट्रल और नेसोफेरिंक्स होता है. आपको पता है ये जो पोर्शन होता है पर्टिकुलर, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, और इस वेस्टिब्यूल में कुछ हेयर मौजूद होते हैं, सही है. और इन हेयर्स के जो फॉलिकल्स हैं ना बेटा, उनमें अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, खास करके स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं नेज़ल बॉयल या फरंकल. So nasal boil or furuncle is the staphylococcal infection of the hair follicle present in the vestibule. Simple, right? अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अब अगर आप यहाँ से देखो, ये अगर आपकी नोज़ है बेटा, तो ये रही नोज़. ये जो वेस्टिब्यूल होता है ना बेटा, ये आपके मौजूद होता है डेंजर ट्रायंगल जो होता है ना, डेंजर एरिया ऑफ द नोज़, उसमें मौजूद होता है. इसको डेंजरस एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वीनस ड्रेनेज होती है ऊपर कनेक्टेड होती है कैवर्नस साइनस के साथ. अगर यहाँ पर कोई डिज़ीज़ हो तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ से वो ऊपर स्प्रेड हो सकती है कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस के प्रॉब्लम्स करा सकती है, और वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है बेटा. तो इसलिए क्योंकि वेस्टिब्यूल जो है वो डेंजरस एरिया में मौजूद है, तो वेस्टिब्यूल के अंदर बनने वाला कोई भी मसला, चाहे वो बॉयल हो या वेस्टिबुलाइटिस हो, कोई भी कंडीशन हो, so it can be very much dangerous because vestibule is present in the dangerous area, and dangerous area is connected above to cavernous sinus. Vestibule is present in the dangerous area of the face. The inflammation in the vestibule, it may be vestibulitis, it may be boil. So the inflammation in the vestibule may spread above to the cavernous sinus and cause intracranial complications. ये जो बेटा बॉयल होता है वो यूजुअली सिंगल होता है, ज़्यादा नंबर में नहीं होता. ये देखें, ये रहा बॉयल, ठीक है. दिस इज सिंगल इन नंबर, राइट, दिस इज सिंगल इन नंबर एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, और इसके रिकरेंसेस बड़े कॉमन होते हैं. ये बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है. एक बार सही हो गया, उसके बाद दोबारा आ जाता है, ठीक है. What are the predisposing factors? That means what are the factors that put you at risk to develop these boils? Diabetes mellitus, patient with the diabetes, you will see they will have this boil in their vestibule. जनरल डिबिलिटेटिंग डिजीज़ेस, कोई भी ऐसी कंडीशन बॉडी में जो इंसान को बड़ा डेबिलिटेट कर देती हैं, कमज़ोर बना देती हैं, इम्यून उनका वीक बना देती हैं, जैसे कि अल्जाइमर का होना, पार्किंसन का होना, ये ऐसी बीमारियां जो कि बड़े अरसे से चलती हैं और डेबिलिटेटिंग होती हैं, तो उन केसेस में ये इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, ठीक है बेटा. स्क्रैचिंग एंड नोज़ पिकिंग, ठीक है, स्क्रैच करना नोज़ को, नोज़ में पिकिंग करना अपने फिंगर यूज़ करके या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके. So these are the predisposing factors beta. Now comes the clinical pictures. This is the problem with the patient. Patient present कैसे करेगा? Pain is the first presenting symptom in case of nasal boil, ठीक है. ये बहुत पेनफुल होता है, इंड्यूरेटेड स्वेलिंग होती है इस केस में, ये आपको दिख रही होगी. इट इज़ टेंडर व्हेन यू टच, पेशेंट विल कंप्लेन पेन. इट इज़ रेड इन कलर मोस्टली, इट इज़ नोड्यूलर एंड फर्म, ठीक है. हेडेक हो सकता है, ठीक है बेटा. और मज़े की बात यह है कि स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है इस बॉयल का, ठीक है. और क्योंकि ये बैक्टीरियल है, तो जब ये रप्चर होगा तो इसके अंदर से पस निकलेगी, ठीक है. और बहुत मुमकिन होता है कि बेटा यहाँ से जो इन्फेक्शन है ना वो ब्लड वेजल में निकल जाए और थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस करा दे, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस ऑफ द एंगुलर एंड द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और फिर ऑप्थेल्मिक वेन से ऊपर कैवर्नस साइनस में चला जाता है, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है, और ये बड़ी ख़तरनाक इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन है. मैंने बताया था ना बेटा, ये जो आपका रीजन है ना, ये डेंजर ट्रायंगल कंसीडर किया जाता है, डेंजरस एरिया होता है. यहाँ पे अगर कोई मसला हो ना, तो यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड करके जाता है ऑप्थेल्मिक वेन में. ऑप्थेल्मिक वेन ऊपर कनेक्टेड होती है कैवर्नस साइनस में, तो इन्फेक्शन यहाँ से सॉरी इन्फेक्शन यहाँ से ऊपर स्प्रेड हो सकता है और इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन करा सकता है, ठीक है बेटा. दो बातें बताई मैंने कि यहाँ तक तो मैंने इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताई कि रेड होगा, स्वेलिंग होगी, पेनफुल होगा, टेंडर टू टच होगा, सही है, हेडेक होगा. फिर मैंने बताया कि ये रप्चर हो सकता है, इसकी पस बाहर निकल सकती है. दूसरा मैंने ये बताया कि यहाँ से ये इन्फेक्शन जो है ऑप्थेल्मिक वेन में जा सकता है, ऑप्थेल्मिक वेन से
थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कराता है और फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लोकली भी स्प्रेड हो सकता है आगे पीछे, जैसे कि लोकल स्प्रेड लीडिंग टू द सेल्यूलाइटिस ऑफ द अपर लिप एंड समटाइम्स सेप्टल एब्सिस। अब ये यहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद है, ये यहाँ से लिप की तरफ भी जा सकता है और लिप्स यानी खास करके अपर लिप्स की सेल्यूलाइटिस करा सकता है। ठीक है। या फिर ये यहाँ से सेप्टम की तरफ भी जा सकता है और सेप्टम का एब्सिस करा सकता है, दैट इज़ अ सेप्टल एब्सिस। ठीक है बच्चा। The possible treatment in this case obviously it's a bacterial infection, so systemic antibiotics देते हैं और या एनाल्जेसिक्स एंड हॉट फॉर्मेंटेशन, इसको हार्ट पैक्स का ट्रीटमेंट देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं क्योंकि ये बहुत पेनफुल होती है। ठीक है। कंडीशन तो पेन रिलीफ करना होता है। इफ़ फ्लक्चुएशन इज़ प्रेजेंट यानी कि साइज़ इस बॉयल का काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और ये बॉयल काफ़ी मोबाइल है और एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो सर्जिकली इसको माइनर ओटी में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंसिजन देके इसके अंदर से पस को ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है बच्चा। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेज़ल बॉयल। सेकंड कंडीशन आती है वेस्टिब्यूल की। देखो नेज़ल बॉयल जो था ना, वो आपके वेस्टिब्यूल में मौजूद हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन है और इसके कंपैरिजन में जो वेस्टिबुलाइटिस है, इट इज़ द डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन ऑफ द, ये पूरा नेज़ल वेस्टिब्यूल है ना, ये रीजन, इस यहाँ पे जो स्किन मौजूद है ना, इसकी डिफ्यूज इन्फ्लामेशन, पूरी डिफ्यूज इन्फ्लामेशन, हेयर फॉलिकल्स नहीं, पूरी जो स्किन मौजूद है इस वेस्टिब्यूल की, उसकी डिफ्यूज इन्फ्लामेशन या डर्माटाइटिस, उसको हम वेस्टिबुलाइटिस कहते हैं। वेस्टिबुलाइटिस इज द डिफ्यूज डर्माटाइटिस ऑफ द स्किन ऑफ द नेज़ल वेस्टिब्यूल। इट कैन बी acute वेस्टिबुलाइटिस और क्रॉनिक वेस्टिबुलाइटिस। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और द प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हो सकता है बेटा? कंटिन्यूस नेज़ल डिस्चार्ज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मुसलसल नाक से पानी आ रहा होता है, और तो जब नाक से यहाँ से पानी बाहर आएगा तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ पे मौजूद स्किन जो है उसको इरिटेट करेगा और उसको प्रीडिस्पोज करेगा टुवर्ड्स इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है। और इरिटेशन या फिर ट्रॉमा कास्ड बाय द हैंडकरचीफ एंड द फिंगर्स ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज। जब यहाँ से बार बार नेज़ल डिस्चार्ज आएगा तो यू विल ट्राई टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड और विद द हेल्प ऑफ हैंडकरचीफ। जब इसको बार बार आप साफ़ करोगे तो यहाँ पे मुमकिन है कि ट्रॉमा आ जाए। जब ट्रॉमा आएगा तो स्किन खुलेगी तो वो बैक्टीरिया के लिए वो तो हनीमून है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करेगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज़ द वेस्टिबुलाइटिस। ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं। पेशेंट विथ वेस्टिबुलाइटिस कैसे प्रेजेंट करेगा बेटा? पेशेंट विथ वेस्टिबुलाइटिस इन केस ऑफ acute cases देयर विल बी इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन, और वहाँ की स्किन जाहिर सी बात है थोड़ी रिमूव कहूँ या फिर वहाँ की स्किन जो है वो बेटा रप्चर होगी, ख़राब होगी, दैट इज़ द एक्सकोरिएशन। Remember, vestibulitis is also painful along with your nasal boil. ठीक है। फिशर बन सकता है स्किन में, पूरी एक दरार बन सकती है। स्किन इज़ रेड, ऑब्वियसली इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो ये जो सारी इन्फ्लामेशन की जो साइन सिम्टम्स होते हैं बेटा, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस विथ क्रस्टिंग एंड स्केलिंग, जो नेज़ल वेस्टिब्यूल की स्किन होगी वो क्रस्टेड होगी और उसके अंदर स्केलिंग आ जाएगी, वाइट स्केल्स आ जाएंगे, लकीरें आ जाएंगी, लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है। क्रॉनिक केसेस में देयर आर पेनफुल फिशर्स। देखो फिशर्स तो अक्यूट स्टेज में भी बन रहे, सॉरी हाँ, पेनफुल फिशर्स तो अक्यूट स्टेज में भी होते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्रॉनिक स्टेज। ठीक है। बस फ़र्क ये है कि अक्यूट में पेनफुल फिशर्स होते हैं, अगर वो परसिस्ट कर जाएं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी से ओके इट इज़ द क्रॉनिक वेस्टिबुलाइटिस। ठीक है। देयर इज़ इंड्यूरेशन एंड क्रस्टिंग, द अपर लिप में बी सिमिलरली अफेक्टेड। देख रहे हो आप, अक्यूट और क्रॉनिक की प्रेजेंटेशन में इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी पेनफुल फिशर्स आपको मिलेंगे वेस्टिब्यूल में, यहाँ पर भी इंड्यूरेशन और कहाँ गया, इंड्यूरेशन और आपको क्रस्टिंग मिलेगी। क्रॉनिक केसेस में भी यही है, बस ये है कि वो चीज़ परसिस्ट कर जाए तो वो क्रॉनिक कहलाती है बेटा। ठीक है। लेकिन हाँ, क्रॉनिक केसेस में अपर लिप भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है बच्चा। चलें, इसके बाद वेस्टिबुलाइटिस का पॉसिबल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो इसके पीछे कॉज क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताए थे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर? बार बार इरिटेशन हो, नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो रहा था ना। तो
प्राइमरी कॉज क्या है? लेट्स सपोज अगर नेज़ल डिस्चार्ज बार बार आ रहा है उसकी वजह से वेस्टिबुलाइटिस हो गई, तो नेज़ल डिस्चार्ज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो देखिए, अगर ये वेस्टिब्यूल है ना बेटा, ये ऐसे वेस्टिब्यूल होता है और ये अंदर आपकी नाक जाती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इतनी इन्फ्लामेशन हो जाती है कि यहाँ पे क्रस्ट बन जाते हैं स्किन के। इसके आप यहाँ से इसको प्लग करोगे ना तो ईज़िली आपकी ये स्किन यहाँ से हट जाएगी। इतने क्रस्ट बन जाते हैं, पापड़ बन जाती है स्किन, ठीक है। तो उन क्रस्ट को जेंटली रिमूव किया जाता है ताकि पीछे ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो है सिंपल ऑइंटमेंट लगाते हैं कंटेनिंग एंटीबायोटिक विथ और विदाउट स्टेरॉइड, ताकि स्किन जो है प्रोटेक्टेड रहे। अब देखें इस कंडीशन में क्या हो रहा था, वेस्टिबुलाइटिस में आपकी स्किन पे फिशर्स बन रहे थे, आपकी स्किन में एक्सकोरिएशंस हो रही थी, वो कंप्लीट आपकी स्किन ओपन हो रही है। दरअसल एक्सकोरिएशंस क्या है, जब स्किन एक्सपोज हो जाए पूरी, उसकी अंडरलाइंग जो लेयर्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाएँ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एंटीबायोटिक लगा देंगे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन डेवलप ना हो, प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाए। क्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर वेयर द फिशर्स परसिस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय द केमिकल कॉटरी विथ द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्रॉनिक केसेस में क्या होता है, फिशर्स, इतने बड़े बड़े स्किन के अंदर फिशर्स बन जाते हैं, तो उनको सही करने के लिए केमिकल कॉटरी करते हैं। केमिकल कौन सा यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सही है बच्चा, इस तरीके से। सो दिस इज़ द वेस्टिबुलाइटिस ऑफ द नोज़। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है बेटा अक्यूट राइनोसाइनसाइटिस। अक्यूट राइनोसाइनसाइटिस, या देन एज द नेम इंडिकेट्स राइनोसाइनोसाइटिस, सो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, नेज़ल मिकोजा की इन्फ्लेमेशन भी और इसके अलावा साइनसिस की जो मिकोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन भी। सो इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल मिकोजा एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसिस, ठीक है, इस तरीके से। इट कैन राइनोसाइनसाइटिस कैन बी अक्यूट, कैन बी सब अक्यूट, कैन बी क्रॉनिक। हम अक्यूट डिस्कस कर रहे हैं, सही है। अगर लेस देन 4 वीक्स चले तो अक्यूट राइनोसाइनसाइटिस, 4 से 12 हफ्ते के लिए चलती है तो उसको हम सब अक्यूट कहते हैं। 12 हफ्ते से ज़्यादा चल गई है, यानी 3 महीने से ज़्यादा चल गई है, तो इट इज़ द क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस। क्यों होती है राइनोसाइनसाइटिस? कैन बी वायरल, कैन बी बैक्टीरियल। क्या सीखा बेटा आपने अभी तक? ये सीखा कि राइनोसाइनोसाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है नेज़ल मिकोजा की और साइनसिस की मिकोजा की। 4 हफ्ते तक चले अक्यूट, 4 से 12 चले सब अक्यूट, 12 हफ्ते से ज़्यादा चल जाए क्रॉनिक, ठीक है। वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। अक्यूट वायरल, सब अक्यूट वायरल, क्रॉनिक वायरल, अक्यूट बैक्टीरियल, सब अक्यूट बैक्टीरियल और क्रॉनिक बैक्टीरियल, ठीक है बच्चा, सही। सो लेट्स स्टार्ट विथ अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, और आई एम टॉकिंग अबाउट द अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, उसके बाद अक्यूट बैक्टीरियल को डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्रॉनिक वायरल राइनोसाइनोसाइटिस को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी अक्यूट, ठीक है। अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, कोराइजा भी कहते हैं, कोरिजा, वाट एवर यू से, इट इज़ द अक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग नेज़ल मिकोजा, और बाद में जाके साइनसिस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल को वायरल राइनोसाइटिस है अक्यूट, क्या वो एक से दूसरे इंडिविजुअल में स्प्रेड हो सकती है? ये बिल्कुल स्प्रेड हो सकती है, कन्वेड बाय कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू, सही है। चलें जी, डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं जो अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस कराते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस, राइनो वायरस, और उसके अलावा कॉक्सैकी वायरस, इको वायरस, ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है बच्चा। एक बार आपको वायरस ने अटैक कर दिया आपकी नेज़ल मिकोजा पे एंड यू डेवलप्ड अक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, देन यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दस सुपर इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ कॉमन, क्योंकि आपको पता है बेटा वायरस बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन करता है तो आपका लोकलाइज जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और वहाँ पे उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना तो बहुत ही कॉमन है। आपने देखा होगा बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली चिकनगुनिया चल रहा था, तो वो तो हालांकि कंप्लीट एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें क्यों हम इतना हाई डोज सेफ्ट्रिक्सान देते हैं एंटीबायोटिक? बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है वो, क्यों? क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो लोकलाइज्ड इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, अगर किसी को वायरल राइनोसाइनोसाइटिस होती है तो वायरस के बाद बहुत मुमकिन है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अच्छा,
अब ये डिज़ीज़ जो है कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस करती है एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस के सबसे पहले आता है इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आता है डिज़ीज़ पीरियड जिसमें सिम्टम्स आते हैं, डिज़ीज़ बहुत वर्स होती है और आखिर में आता है रेजोल्यूशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड है जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है और कोई सिम्टम्स नहीं आते, बिल्कुल साइलेंट रहता है और ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 4 डेज़ के लिए चलता है। ठीक है, उसके बाद 7 से 10 दिन लगते हैं फिर जाके कम्प्लीटली ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। सो 1 से 4 दिन के लिए बिल्कुल खामोश रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, फिर डिजीज़ आना स्टार्ट हो जाती है, सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सिम्टम्स 7 से 10 दिन के लिए चलते हैं। ये सिम्टम्स स्टेज वाइज ग्रो करते हैं। इन स्टेजेस को मैं डिस्कस करता हूँ, फिर फाइनली जो है वो खुद ब खुद वायरस जो है वो रिजोल्यूट हो जाता है। ठीक है बच्चा, कौन लोग हैं जो कि वायरल राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप करते हैं? व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स? पुअर जनरल रेजिस्टेंस, बॉडी आपकी रेजिस्टेंस ही कम दे रही है वायरस को। क्यों? हो सकता है आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है आप डायबिटिक हो, ठीक है, हो सकता है आपने दादी दादी किडनी लगवाई हो, ट्रांसप्लांट करवाया हो। तो पुअर जनरल रेजिस्टेंस, एक्सपोजर टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है। अगर आपको कोई और नाक की बीमारियां हैं पहले से, जैसे कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम और नेज़ल पॉलिप मौजूद है, तो उस केस में भी यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस वायरल इन्फेक्शन। ठीक है बच्चा, तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन का, उसके बाद डिजीज़ मतलब के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा। क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? वो स्टेज वाइज सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेजेस में ये ग्रो करता है। कौन सी 3 स्टेजेस हैं? मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेजेस में ग्रो करता है। सबसे पहले देखो, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद और उसके फौरी बाद ये स्टेज आएगी, प्रोड्रोमल और इस्कीमिक स्टेज। फिर उसके बाद हाइपरीमिक स्टेज और वेजोडाइलेशन स्टेज। फिर जाके ये स्टेज मतलब स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन आएगी। ठीक है, यानी डिजीज़ रिग्रेस कर जाएगी। प्रोड्रोमल और इस्कीमिक स्टेज, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज, इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। इसमें क्या होता है, नेज़ल म्यूकोजा का जो ब्लड सप्लाई है बेटा वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम ब्लड मिलती है आपके नेज़ल म्यूकोजा को और नेज़ल म्यूकोजा बहुत पेल हो जाती है ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके नेज़ल म्यूकोजा को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा और वो नेज़ल म्यूकोजा बहुत पेल हो चुकी है, फिर क्या मसला होगा? इरिटेशन इन द नोज़, बर्निंग सेंसेशन, स्नीजिंग, सेंस ऑफ स्मेल अल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी नोज़ की म्यूकोजा। इसको पहले अच्छा खासा ब्लड सप्लाई मिल रहा था, लेकिन अब मसला ये हो गया कि अब ये अच्छा खासा ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा। लोकलाइज वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई है और नेज़ल म्यूकोजा को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो नेज़ल म्यूकोजा पेल हो जाएगी, बिल्कुल फीकी फीकी दिखेगी। और मसले क्या होंगे? इरिटेशन इन द नोज़, बर्निंग सेंसेशन, स्नीजिंग एंड द सेंस ऑफ स्मेल इज अल्टर्ड। आपको पता है इस स्टेज के बाद क्या होगा? हाइपरीमिक या वेजोडाइलेशन स्टेज। अभी क्या होता? फर्स्ट स्टेज में ब्लड वेसल सिकुड़ गई थी, ब्लड सप्लाई कम हो गया था। हाइपरीमिक स्टेज में क्या होगा? फ्यू आवर्स, इस्कीमिक स्टेज के कुछ घंटों के बाद जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। इस स्टेज में बहुत बहुत कम हो गया था ब्लड सप्लाई। अब क्या होगा? सेकंड स्टेज में वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो भरपूर ब्लड सप्लाई मिलेगा, इतना ब्लड सप्लाई आएगा कि नेज़ल म्यूकोजा पूरी रेड हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगी। अगर ये बेटा आपकी नोज़ है, ठीक है, ये पैलेट है नीचे, इसकी म्यूकोजा इतनी कंजेस्टेड हो जाएगी, इतनी कंजेस्टेड हो जाएगी कि इवन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी नोज़ के अंदर। जब नोज़ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे जो सिक्रेशंस जमा होंगी वो तो ड्रेन नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये राइनोरिया की शक्ल में बाहर आती रहेंगी। देखो क्या हो रहा है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज इज सेड टू बी द हाइपरीमिक और वेजोडाइलेशन स्टेज। इट अकर्स फ्यू आवर्स आफ्टर द इस्कीमिक स्टेज। इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। देखो, लोकलाइज वेजोडाइलेशन हो जाती है, नेज़ल म्यूकोजा रेड हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है। ज़ाहिर है फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फिर राइनोरिया तो होगी। ठीक है, राइनोरिया तो होगी, डिस्चार्ज तो आएगा। शुरू में बहुत थिन डिस्चार्ज आता है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज आता है, बाद में डिस्चार्ज बहुत थिक हो जाता है। ठीक है, ग्रीन येलो कलर का हो जाता है बाद में। चलें, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ज़ाहिर है फीवर भी होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन होगा तो बेटा फीवर भी लाजमी होगा। और ये जो सेकंड स्टेज है हाइपरीमिक और वेजोडाइलेशन स्टेज, ये भी कुछ घंटों के लिए चलती है। इसके बाद फाइनली आती है 5 से 10 दिन के बाद स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन।
सिम्टम्स साइंस डिमिनिश हो जाते हैं और कंप्लीट रिकवरी हो जाती है 5 से 10 दिन में। तो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ 1 से 4 दिन के लिए, उसके बाद ये 7 से 10 दिन चलेंगी ये दोनों स्टेजेस, और फिर फाइनली आके 5 से 10 दिन बोलो, 7 से 10 दिन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो फिर जाके स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन आएगी, ठीक है बच्चा। चलें, क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, कोई नई बात नहीं है, यहीं से उठा के आप बताओगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ करके लिखा है ना, देखो ऐसे। स्टेज 1 में क्या हो रहा था, स्टेज 1 कौन सी थी बेटा, इस्कीमिक स्टेज थी। पेशेंट कैसे आ रहा था, इरिटेशन नाक में बर्निंग हो रही थी, स्नीजिंग। फिर स्टेज 2 में मैंने बताया नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ने सिक्रेशंस पीछे ड्रेन नहीं हो रही तो राइनोरिया होगी, यानी कि डिस्चार्ज आएगा। शुरू में कैसा डिस्चार्ज होता है, बहुत थिन डिस्चार्ज होता है, प्रोफ्यूज, बाद में थिक हो जाता है, ग्रीन येलो कलर का हो जाता है। हेडेक होगा और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, बॉडी में पेन होना, पूरे बॉडी में पेन होना, मलेस होना। मलेस, व्हाट इज़ मलेस? मलेस इज फीलिंग ऑफ not being well, right? Okay. What are the differentials of this condition, acute viral rhinosinusitis? It can be confused with non-viral, non-infective conditions, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, वेजोमोटर राइनाइटिस। ये इन्फेक्शियस तो नहीं है ना, ये इन्फेक्शियस तो नहीं है। लेकिन प्रेजेंटेशन तो सेम होती है। लेकिन अब आप कैसे पकड़ेंगे कि अच्छा ये जो राइनोसाइनसाइटिस है वो वायरल है या फिर नॉन इन्फेक्टिव है? नॉन इन्फेक्टिव यानी एलर्जिक है, वेजोमोटर है। अरे भाई, वायरल राइनोसाइनसाइटिस के अंदर आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, सुपर इन्फेक्शन, और पेशेंट फीवर के साथ आता है। अगर पेशेंट को एलर्जिक या वेजोमोटर राइनाइटिस हुई तो उसमें फीवर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन ही नहीं है। और जो एलर्जिक वेजोमोटर राइनाइटिस होती है वो एपिसोड्स में आती है, उसके पैरोक्सिस्मल अटैक आते हैं ख़ास वक्त में। लेकिन इसके तो सिम्टम्स वो एक मखसूस वक्त के लिए चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दैट्स इट, रिजॉल्व हो जाती है कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। हेयर कम्स द बेटा ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट देखो, कांटेक्ट को अवॉइड करो। एक इंडिविजुअल को अगर डिजीज़ है तो उसके पास ना जाओ, क्योंकि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होता है। अगर आप इन्फेक्टेड हो बेटा तो वायरल इन्फेक्शन है, बेड रेस्ट का बहुत रोल होता है। आपको पता है जो स्टेज 1 होती है उसमें इरिटेशन होती है ना, और स्टेज 2 में फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। तो आप एंटी हिस्टामिन दोगे इरिटेशन के लिए, और ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए डीकंजेस्टेंट दोगे। बहुत सारे ड्रॉप्स आते हैं डीकंजेस्टेंट, ज़ाइलोकेन वगैरह, आप नाक में स्प्रे करते हो डीकंजेस्टेंट का, वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक देंगे फीवर को, पेन को कम करने के लिए, ठीक है। और बॉडी एक जो होता है, हेडेक वगैरह। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देते हैं, सही है। और स्टीम इन्हेलेशन देते हैं। स्टीम का बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि स्टीम सूथिंग कंफर्टिंग इफेक्ट देती है। कितनी चीज़ें हो गई, पहली चीज़ प्रिवेंट करो, जिसको है उसके पास जाओ नहीं। कॉन्टैक्ट को अवॉइड करो। बेड रेस्ट, इरिटेशन के लिए एंटी हिस्टामिन, ब्लॉकेज के लिए डीकंजेस्टेंट, पेन के लिए, फीवर के लिए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, सुपर इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे, वही एजिथ्रोमाइसिन या क्या कहूँ, या इस बेटर, या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में लेवोफ्लॉक्सासिन वगैरह, ठीक है। ये आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं। स्टीम का बड़ा सूथिंग इफेक्ट होता है, कंफर्टिंग इफेक्ट होता है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आपके इस वायरल राइनोसाइनसाइटिस की? फेरेंजाइटिस यानी कि इन्फेक्शन फेरिंग्स में जा सकता है बेटा, हाँ इन्फेक्शन फेरिंग्स में जा सकता है, ठीक है। और फेरेंजाइटिस करा सकता है, टॉन्सिल्स में जाकर टॉन्सिलाइटिस करा सकता है, कान में मिडिल ईयर में जा सकता है और ओटाइटिस मीडिया करा सकता है, और नीचे जा सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया करा सकता है। अब मैं डिस्कस करूंगा बेटा अक्यूट राइनोसाइनसाइटिस एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस। मैंने क्या डिस्कस किया पीछे, अक्यूट वायरल राइनोसाइनसाइटिस, लेकिन मैंने किसी वायरस को स्पेसिफाई नहीं किया। अभी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताता हूँ, सही बच्चा। तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। राइट बेटा, अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस एसोसिएटेड विथ इन्फ्लुएंजा, that's correct to know. Now we are specifying a particular virus, that is the influenza virus. Influenza rhinosinusitis caused by the virus influenza 3 तरह का होता है, ए, बी और सी। ए और बी जो है वो एपिडेमिक्स कराते हैं, ठीक है, इसी वजह से जाने जाते हैं, सीजनल एपिडेमिक्स कराते हैं। ये किसी एक तो इंडिविजुअल को पकड़ते नहीं है, ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन को पकड़ते हैं।
एपिडेमिक्स कराते हैं सीज़न में, सर्दियों के अंदर खास करके नवंबर दिसंबर जनवरी के महीनों में ये बड़े एपिडेमिक्स कराते हैं बहुत सारी जगहों पे। हमारे यहाँ इतना नहीं है खैर, लेकिन फिर भी या टाइप सी जो होता है वो माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस कराता है, इसका इतना रोल नहीं होता। ए और बी बड़े ख़तरनाक माने जाते हैं, ठीक है, ना ही सी जो है वो एपिडेमिक्स कराता है, ठीक है जी। अच्छा, जो टाइप ए वायरस है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द 2 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। 2 प्रोटीन्स कौन सी, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेस। हीमोग्लूटिनिन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूरामिनिडेस को N से रिप्रेजेंट करते हैं। 18 डिफरेंट तरह की हीमोग्लूटिनिन आती है और 11 डिफरेंट टाइप्स की न्यूरामिनिडेस आती है। तो इसकी बेस पे हमने टाइप ए को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये टाइप ए वायरस है, ये रखता है हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन, सही है। तो ये कितनी तरह का होगा 18 टाइप्स का होगा, क्योंकि 18 टाइप्स की हीमोग्लूटिनिन होती है। ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है जो न्यूरामिनिडेस प्रोटीन रखता है, तो ये कितने टाइप्स का होगा, पॉसिबली 11 टाइप्स का, क्योंकि 11 टाइप्स की न्यूरामिनिडेस प्रोटीन आती है, सही है। सो अ पेशेंट हैज़ acute rhinosinusitis with the influenza virus, what will be the sign and symptoms? वही जो पीछे देखे थे हमने, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क होगा। अगर राइनोसाइनोसाइटिस बेटा इन्फ्लुएंजा की वजह से हुई है तो वैसे सेम साइन सिम्टम तो सेम होंगे कि हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ पर्टिकुलरली ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा वायरस देन द साइन सिम्टम्स विल बी एग्जैजरेटेड, ठीक है। ज़्यादा इरिटेशन होगी, ज़्यादा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ज़्यादा राइनोरिया होगी, ठीक है, इस तरीके से। या ट्रीटमेंट ऑप्शन वही बेटा, वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स भी लगती हैं बेटा, प्रिवेंटिव, हाँ प्रिवेंटिव वैक्सीन्स भी लगती हैं। इम्यूनाइजिंग वैक्सीन्स आर जनरली गिवन टू दोज विद हाई रिस्क इन्फेक्शन सच एज एल्डरली पर्सन, डायबिटिक्स, रीनल, पल्मोनरी और कार्डियक डिजीजेस। वरना तो वही ट्रीटमेंट जो हमने पीछे डिस्कस किया था ना बेटा, वही चलेगा। इसकी जो वैक्सीनेशन है वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, उन लोगों को देते हैं जो कि बहुत एट रिस्क होते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, डायबिटिक्स भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनको कार्डियक, रीनल, पल्मोनरी डिजीजेस है, उनमें वैक्सीन लगा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ वही ट्रीटमेंट जो हमने पीछे डिस्कस किया था यही वाला, ठीक है, कि बेड रेस्ट का बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, डीकंजेस्टेंट देंगे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, स्टीम इनहेलेशन, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। चलें, अब इसके बाद आई विल बी टेलिंग यू अबाउट acute बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि या इफ़ अ पेशेंट डेवलप्स acute वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है, तो पेशेंट बिकम्स immunologically weak and he develops bacterial infection, that is acute bacterial rhinosinusitis. And you know what beta, it involves sinuses more compared to the nasal mucosa. ये कितनी मज़े की बात है ना। आपकी नेज़ल म्यूकोसा में एक वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसको हमने नाम दिया acute viral rhinosinusitis. You became immunologically weak and you developed bacterial infection. That is said to be the acute bacterial rhinosinusitis. And it involves sinuses more. देखो क्या होता है, अगर आपके नेज़ल म्यूकोसा में वायरस मौजूद है, सही है, आपकी नेज़ल म्यूकोसा में वायरस मौजूद है, वायरल राइनोसाइनोसाइटिस चल रही है, उसके ऊपर बैक्टीरिया आया नाक के अंदर, फिर वो बैक्टीरिया नाक के अंदर ज़्यादा रहने के बजाय वो वहाँ से स्प्रेड हो जाता है और साइनसिस में चला जाता है और साइनसाइटिस कराना ज़्यादा प्रीफर करता है। समझ आई बात। अब चलें अब डिस्कस करते हैं एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस को। दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, यू डेवलप्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द नोज एज अ सुपर इन्फेक्शन which actually spreaded out of the nose into the sinuses and produced sinusitis. डिस्कस करते हैं ज़रा इसको, ठीक है, चलें।